नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई कैसे किया जाता है, ये सारा ऑर्गेनिक लैब्स में जो काम होता है ना, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। देखो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया गया, मान लो कोई नेचुरल कंपाउंड है, नेचुरल प्रोडक्ट है, तो उसको किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया होगा, या फिर किसी रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया, तो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बनेंगे नहीं, साथ में बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो कम कहने का मतलब ये है कि जो भी आप डिजायरेबल, आपको वो जो कंपाउंड चाहिए उसे प्योर करके किसी बॉटल में फिक्स करके आपको रखना है, मान लीजिए, तो वही मेथड क्या कहलाएगा, प्यूरिफिकेशन मेथड कहलाएगा। तो पहले तो उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करने में ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बहुत सारे और मैटर भी आएंगे, उनको इम्प्योरिटी बोलेंगे। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है वो तो प्योर है, बाकी की जो अनवांटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो भी कंपाउंड्स होंगे उनको हम लोग इम्प्योरिटी मान रहे हैं अभी। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कई तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब उसको कई तरीके से प्योरीफाई किया जा सकता है। एक ही स्टेप में भी जाते हैं, कई बार कई स्टेप लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, कई मेथड हैं इसके लिए। उन्हीं मेथड्स की हम लोग अब इसमें बात करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है पहले डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन तो मैंने बोल दिया है, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन। इससे भी ज़्यादा लाइन्स आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएगी, जितना मैंने बोला है उतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। उस आइडेंटिफाई करने में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, कई तरीके के मेथड्स हैं। आजकल तो इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड जो है बहुत सटीक जानकारी देता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड को का सोल्यूशन बनाया स्पेसिफिक और उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी किया, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लिया, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लिया, तो उससे आइडिया लग जाता है कि इस कंपाउंड में इस तरीके से बॉन्ड है, इस तरीके से एटम आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो किसी स्टैंडर्ड वैल्यूज से उससे कंपैरिजन कर लेते हैं। पर उतना तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं अभी। जिन बेसिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है किसमें, प्योरीफिकेशन में, ये तो मैंने आइडेंटिफिकेशन की बात कर दी। प्योरीफाई करना है उस कंपाउंड को कि जितना भी लिया, इस सैंपल में 10 ml था या 20 ml था या 10 मिलीग्राम था या 20 मिलीग्राम था, जितना भी था उसको बिल्कुल प्योर करके आइडेंटिफाई नहीं, प्योर करके एक्सट्रैक्ट करके निकाल के दिखाना है। ये मेथड है प्योरीफिकेशन मेथड। आइसोलेशन मेथड, प्योरीफिकेशन मेथड, आइडेंटिफिकेशन मेथड, सब में डिफरेंस है। आइसोलेशन मतलब आइसोलेट करके रखना, प्योरीफाई करने का मतलब भी लगभग वही चीज़ है। मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, कुछ साफ दिखाई दे रहे होंगे, कुछ नहीं भी दिखाई दे रहे होंगे। कुछ मेथड जो एनसीईआरटी में दिए हों उन्हीं मेथड्स का डिस्कशन किया है मैंने यहाँ पे। एक सब्लिमेशन मेथड है, एक क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, नेक्स्ट लिखो आप डिस्टिलेशन मेथड है, फ्रैक्शनल एक्सट्रैक्शन है और क्रोमेटोग्राफी मेथड है। इन मेथड्स को हल्का हल्का हम लोग आइडिया ले लेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने में ये मेथड्स मदद करते हैं। यहां मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, वो उस पॉइंट का मतलब समझ लो। कोई प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक की नहीं, किसी भी प्योर कंपाउंड का जो जनरली ज़्यादातर केस में उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। शार्प होने का मतलब क्या है कि आपने वो कंपाउंड लिया और कंपाउंड अगर प्योर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए 180 है, तो 180 के आसपास वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, 180 के आसपास बस मेल्ट हो जाएगा कंप्लीट। ऐसा अगर इम्प्योर है ना, तो इम्प्योर में तो एक रेंज में मेल्ट होना स्टार्ट होता है और वो काफ़ी टेम्परेचर तक मेल्ट होता ही जाता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्योर कोई और कंपाउंड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। ये एक फिनोमिना है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमने जो कंपाउंड प्योरीफाई किया है वो प्योर फॉर्म में है भी कि नहीं है। उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही है कि जितना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने बेंजोइक एसिड प्योरीफाई करके निकाला है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो हमें पहले से ही पता है कि हाँ बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, वो पहले से निकाला हुआ है। तो उसको प्योर करके निकाला, उस कंपाउंड को देखा क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही आ रहा है कि जितना प्योर का आता है, ठीक है उतना ही आ रहा है, तो इसका मतलब प्योरीफाई हो गया है। और भी मेथड्स हैं, तो एक एक दो लाइंस में इन मेथड्स को थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्योरिफिकेशन मेथड बिल्कुल सिंपल सा है। सब्लिमेशन का मतलब समझते हैं? हाँ बिल्कुल सिंपल सा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। क्या है? वेपराइजेशन है ना।
वाटर की बात कर लो, वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या है? कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या है? सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, ये लिक्विड है, सॉरी ये लिक्विड है, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्रिस्टलाइजेशन है, और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग है ना। लेकिन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना क्या है? सब्लिमेशन है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, पर सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि कोई कंपाउंड को सॉलिड स्टेट से मेल्ट किया गया, मेल्ट करोगे वो तो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, डायरेक्ट ही गैस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स होते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में, वॉच ग्लास में लो अमोनियम क्लोराइड और उसको धीरे धीरे हीट करो, तो आप सोचोगे यार मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट नहीं होगा, वेपोराइज हो जाएगा डायरेक्ट ही। या आयोडीन का सॉलिड ले लो, आयोडीन का क्रिस्टल ले लो, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो, आयोडीन का सॉलिड होता है क्रिस्टल, आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, तो आयोडीन को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो और फिर हीट करो। हीट करने से आप सोचोगे कि लिक्विड बनेगा, लिक्विड नहीं बनेगा, वो गैस बन के बिल्कुल ऑरेंज कलर की, ऑरेंज क्या होती है, वायलेट कलर की गैस सी निकल के बिल्कुल टपक जाएगी नीचे, मतलब हैवी होती है, नीचे आ जाती है। तो आयोडीन जो है वो सब्लिमेशन नेचर का है। सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना। हाँ, सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ? सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होना। सब्लिमेशन है ना। सब्लिमेशन का मतलब हुआ सॉलिड टू गैस, बस डायरेक्ट गैस, विदाउट इंटरमीडिएट लिक्विड फॉर्म आने की जगह डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन है। तो अब इस सब्लिमेशन मेथड का यूज किन के लिए करते हैं? जिन कंपाउंड में ये नेचर होती है, जिन कंपाउंड में ये कैरेक्टर होता है सब्लिमेशन का। तो एक सब्लिमेट, देखो मान लीजिए एक मिक्सचर है, हाँ पहले पढ़ लो यार इसमें। This method is used to separation of sublimable compound from non-sublimable impurity। मान लीजिए कि ये मेथड बाद में बताऊंगा, इसको बाद में देखना, कि मान लीजिए कि A और B मिक्सचर है, आपको इनको अलग करना है। ये वाला तो सब्लिमेबल है, ठीक है, और ये नॉन सब्लिमेबल है, ठीक है। क्या करोगे? इसे हीट करेंगे, हीट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, जो भी हो। हीट करोगे तो सब्लिमेशन जो वाला जो कंपाउंड है ना, वो क्या होगा? तुरंत गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा। जैसे ही गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा उसको, अब ये रिएक्शन नहीं है, ये तो मैं तरीका बता रहा हूं। हीट करने से जैसे ये गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा, अभी सॉलिड स्टेट में है, अभी सॉलिड स्टेट में मान लीजिए, तो ये जो ए कंपाउंड है ये गैस में कन्वर्ट हो गया, बी कंपाउंड वहीं रह गया, अभी मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये भी गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो इसको वापस क्या करेंगे? कंडेंस कर लेंगे किसी और जगह, सेपरेट हो गया, ए और बी सेपरेट हो जाएगा। देखना कैसे। यहाँ के एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड का, अब दिखाई दे रहा होगा। देखो क्या है यहाँ, ये कुछ प्लेट जैसा कुछ है, वॉच ग्लास मान लो आप लोग, और इस वॉच ग्लास में ए और बी मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट है, ए और बी दो कंपोनेंट है। इन्होंने इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड लिखा है, यहाँ पर बर्नर है, ट्राइपॉड है, इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड है, ये चाइना डिश है, और आगे कुछ बता दूंगा सारा कुछ। तो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन वाली नेचर होती है। इन्होंने क्या किया? फनल उल्टा करके रख दिया, और फनल पे ऊपर लगा दिया कॉक लगा दिया, कॉटन लगा दिया, जिससे कि है ना कुछ गैस जो होते हैं गैसेस फॉर्म में उड़ ना जाए, तो ये कॉटन से बंद कर दिया। अब आपने इसको हीट किया तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? पहले यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर है ना एक पानी में भीगा हुआ फिल्टर पेपर लगा दिया जाता है, यहाँ फिल्टर पेपर लगा दिया जाता है, या फिर कपड़ा लगा दिया जाता है, जिससे कि है ना इसकी वॉल जो होती है वो ठंडी रहे।
तो जैसे ही इवेपोरेशन स्टार्ट होगा या सब्लिमेशन स्टार्ट होगा और ये गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा, अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया है, तो जैसे ही अमोनियम क्लोराइड गैस में स्टेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ ये जो ठंडा सरफेस है उससे कांटेक्ट में आएगा तो वापस वहां कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, कंडेंसेशन बोलते हैं उसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी ये जो इंटरनल जो परत है, इंटरनल जो सरफेस है, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा फिल्टर पेपर के साथ में, फिर उसको अलग कर लिया जाएगा, खुरच के अलग कर लो। ये मेथड है, सिंपल मेथड है, सब्लिमेशन है, वो डायग्राम वायग्राम ये कौन पूछता है यार इनको, इतना तो कॉमन सेंस की बातें हैं। लिखो जल्दी से, इसको लिखना भी कुछ है नहीं, इसमें समझ नहीं है, बस फटाफट लिख लो। अच्छा, किन के लिए यूज किया जाता है ना, किसके लिए यूजफुल है, यूजफुल है किसके लिए, एक तो अमोनियम क्लोराइड, हालांकि अमोनियम क्लोराइड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, नेफ्थलीन, नेफ्थालीन, नेफ्थालीन क्या होता है नेफ्थलीन, वो मूथ बॉल होती है ना, मोथ बॉल्स, अरे वो गोलियां होती है ना वाइट कलर की सी, कपड़ों में कई बार रख दिया, आजकल तो खैर कौन रखता है, मैंने तो देखे हुए कभी बगस जो होते थे बॉक्सेस वगैरह उनमें रख दिए जाते थे, बगस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे राजस्थान में, ये बॉक्सेस होते हैं उसके लोहे के, उसमें गर्म कपड़े रख के दिया जाते थे, मैं याद है मेरे को मदर रख देती थी कपड़े और उसके अंदर वो बॉल्स रख देती थी, जिससे कि है ना उसमें वो झिंगुर वगैरह कुछ कीड़े वगैरह ना हो, तो वो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, टॉयलेट्स में भी डाल देते हैं ना कई बार, यूरिनल में नेफ्थलीन की बॉल्स डाली जाती है। हाँ ये भी है, और कौन है सब्लिमेशन, कैम्फर, कपूर जिसको बोल देते हैं, ये भी सब्लिमेशन होता है इसमें भी। तो ये सारे सब्लिमेटिंग एजेंट है, इन्हीं के लिए यूज किया जाता है। लिखो फटाफट इसे, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं, सब्लिमेशन मेथड के बाद में क्रिस्टलाइजेशन प्योरिफिकेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मिट्टी और नमक है ना, मिट्टी और नमक भी क्यों कहूँ, मिट्टी और चीनी है ना, उनको मिलाकर आपने पीस दिया, बिल्कुल इसको बिल्कुल क्रश कर दिया, और अब हमको अलग करना है मिट्टी को, और है ना वो जो शुगर थी ना उसको अलग करना है, सेपरेट करना है, क्या करोगे, और तुम भी जानते हो क्या करोगे यार, पानी में डिसॉल्व कर लोगे। क्या करोगे कि पानी में हीट डिसॉल्व करते जाओगे, डिसॉल्व करते जाओगे, डिसॉल्व करते जाओगे, है ना, प्योर बिल्कुल बालू मिट्टी है, ऐसा नहीं इसमें और इम्प्योरिटी है, दो ही कंपोनेंट बोला, सिलिका मतलब मिट्टी मतलब सिलिका, प्योर सिलिका है, प्योर शुगर है, वो दोनों मिले हुए हैं एक साथ, और उनको सेपरेट करना है। तो सिलिका तो वाटर में सॉल्युबल है नहीं, शुगर तो वाटर में सॉल्युबल है, तो आपने उसको डिसॉल्व कर करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन में तो शुगर तो घुल गई, सिलिका नहीं डिसॉल्व हुई, फिर आपने उसको फिल्टर करके अलग कर दिया, छान के अलग कर दिया, जो ऊपर रह गई इम्प्योरिटी वो सिलिका थी, और जो वो नीचे रेजिड्यू मतलब वो जो फिल्ट्रेट बना उसके अंदर शुगर है। अब शुगर को क्या करोगे, इवेपोरेट कर दोगे, मतलब उस पानी को तो इवेपोरेट कर दो, शुगर बच जाएगी, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रह जाएगी। या फिर ऐसा करोगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ गर्म करते करते, भाई एक आपने बीकर लिया और उस बीकर में सिलिका है एक तो ए कंपोनेंट, और बी कंपोनेंट शुगर है, और आपने वो इनको सेपरेट करना है, अलग नहीं हो पा रहे हैं इनको, है ना, एक एक दाने को तो अलग कर नहीं सकते, बिल्कुल 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 पाउडर फॉर्म में बना रखा है। तो आपने इसको डिसॉल्व कर दिया पानी में, खूब सारा पानी डाल दिया और गर्म भी कर दिया, खूब सारा गर्म भी कर दिया। गर्म करने से क्या होगा, अच्छी तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उसको फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के ऊपर सिलिका तो रह गई, डिसॉल्व शुगर जो हो गई वो फिल्ट्रेट के फॉर्म में आ गई। अब उसको ठंडा कर दिया, ठंडा करने से क्रिस्टलाइजेशन वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। और इवेपोरेट कर दिया तो पानी तो उड़ गया, शुगर रह गई। ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड ही तो है। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड डिपेंड करता है कि दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल हो, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो, दूसरा सॉल्युबल ना हो, या फिर कोई कंपोनेंट हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल हो, लो टेम्परेचर पे सॉल्युबल ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। लिख तो लो आप, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स
एंड इम्प्योरिटी इन सुटेबल सॉल्वेंट। ऐसा सुटेबल सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें एक कंपाउंड तो सॉल्युबल हो जाए, दूसरा जो इम्प्योरिटीज़ है मान लीजिए वो सॉल्युबल ना हो, फिर उनको फिल्टर करके अलग कर लेंगे और फिल्टर करके सॉल्वेंट से भी डिसोशिएट, फिर सॉल्वेंट से भी अलग करवा देंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इम्प्योरिटी और सॉलिड है, इम्प्योर सॉलिड है, ठीक है। इम्प्योर सॉलिड के अंदर कंपोनेंट मान लेते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड है, एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये इनसॉल्युबल है इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो मान लीजिए इम्प्योरिटी के साथ में बेंजोइक एसिड है और वो इम्प्योरिटी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बेंजोइक एसिड हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल है, तो उसमें आपने पानी डाल दिया, पहले हॉट सॉल्वेंट डाल दिया, मान लो पानी ही डाल दिया, सॉल्वेंट खूब हीट वीट कर लिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बना लिया। अब क्या करोगे, फिल्टर कर लिया, क्योंकि है ना जो उसमें इम्प्योरिटी थी वो तो डिसॉल्व हुई नहीं, फिल्टर कर लिया यहाँ पर फिल्टर पेपर में, जो इम्प्योरिटी थी वो तो रह गई ऊपर और नीचे कौन आ गया, फिल्ट्रेट आ गया। उस फिल्ट्रेट में कौन है, वो पर्टिकुलर बेंजोइक एसिड है, ऐसा मान लेते हैं, डिसॉल्व स्टेट में हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे तो सॉल्युबल है, फिर उसको धीरे 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 ठंडा कर लिया, ठंडा करने पे वो इनसॉल्युबल हो जाता है, वापस नीचे बैठ जाएगा, तो उसका प्रेसिपिटेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हैं उसको। अब उसको भी छान के अलग कर लिया, यहाँ पे दिख रहा होगा ये वैसे ये फनली है एक तरह से, इस लो प्रेशर पे इसे डिजॉल्व वो किया जाता है, तुम कभी लैब में जाओगे तो ये करने को मिलेगा आपको। तो ये भी एक तरह से फिल्ट्रेशन ही है, वैक्यूम करके फिल्टर किया जाता है। बिल्कुल सुन लो, वॉटसन फिल्टर पेपर लगा देते हैं, ऐसा होता है कुप्पी जैसा, ऊपर लगा दिया जाता है एक फिल्टर पेपर और यहाँ से वैक्यूम पंप जो होता है वो सक्शन करता है, तो ऊपर से जैसे वो डालोगे ना आप ये वाला कंपाउंड, तो पानी तो नीचे आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, वो ये फिल्टर पेपर जो होता है ना और भी बारीक होता है, इसमें जो पोर्स होते हैं और बारीक होता है, तो उसके लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ऊपर से जब डालोगे तो जो वो क्रिस्टल्स थे वो तो ऊपर रह जाएगा, नीचे जो है सॉल्वेंट निकल जाएगा, या सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दो किसी तरीके से, पानी को तो कर सकते हैं, और सॉल्वेंट किस तरह का उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो ये सिंपल मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड इसे कहा जाता है। सिंपल है, जल्दी से लिख लो इसको। डायग्राम्स तो क्या बनाओगे, डायग्राम्स तो तुम्हें समझाने के लिए था, बस आगे जा रहा हूं मैं तो। अब नेक्स्ट है डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से। सिंपल डिस्टिलेशन बचपन से पढ़ा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी शायद पढ़ रखा होगा। तो डिस्टिलेशन हम लोग चार तरह के डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है सिंपल डिस्टिलेशन, सेकंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर है लो प्रेशर के ऊपर रिड्यूस प्रेशर पे डिस्टिलेशन, और स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, फर्स्ट है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन उन कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता है, मान लीजिए ए और बी कंपोनेंट है जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा खासा है। अच्छा खासा, कुछ बुक्स में तो 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 15 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ है। मतलब अच्छा खासा, तुम्हें रेंज बता दी मैंने। जिन कंपोनेंट्स में, जिन कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस है, लिक्विड मान लो ये वाला जो, एक मिनट में वापस चलता हूँ, वो जो दोनों मेथड थे ना इससे पहले वाले, ये दोनों मेथड्स यूजफुल हैं फॉर सॉलिड्स। सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग करना हो तो ये मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है, और ये दोनों जो हैं फॉर लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, फॉर सेपरेशन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट्स। मान लीजिए ए बी दो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेट करना है तो डिस्टिलेशन एंड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं। हालांकि सॉलिड में भी यूज़ कर लेते हैं कई बार डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। क्रोमेटोग्राफी तो हर तरह का होता है, गैसियस क्रोमेटोग्राफी भी होता है, सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है, सब तरह का होता है। चले आगे। हाँ, सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन लिख तो, पहले जो लिखा हुआ है वो लिख लो यार, एक दो लाइन लिखिए, ज़्यादा तो मैंने लिखा नहीं इसमें। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल लिक्विड, या नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी लिक्विड की भी हो सकती है, सॉलिड की भी हो सकती है, हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट।
दो कंपोनेंट है, दोनों दोनों लिक्विड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जब आप उसे हीट करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो तो पहले गैस स्टेट में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगा, फिर उसको ठंडा कर लो, कंडेंस कर लो। और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो बाद में गैस स्टेट में कन्वर्ट होकर बाद में आएगा। हो गया डिस्टिलेशन। ये लो, ये लो, ये एक सिंपल मेथड बताया। मान लीजिए एक एग्जांपल दे देता हूँ कि क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन है। ये तो वोलेटाइल होता है, क्लोरोफॉर्म तो वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल है। अरे इसका बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 189 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दोनों कंपोनेंट एक साथ हैं, इनको अलग करना है। ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, मिले हुए हैं, इनको अलग करना है। तो क्या किया, एक बॉटल लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, आरबी फ्लास्क बोल देते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, नीचे से आग लगा दी, उसको डिजोल्व स्टेट नहीं, मतलब वो पहले से लिक्विड स्टेट में ही है, और थर्मामीटर से टेम्परेचर मेंटेन करते हुए गर्म किया। अचानक नहीं किया, बहुत तेजी से नहीं किया, धीरे धीरे गर्म हुआ, गर्म होता जाएगा। जैसे 60 के आसपास पहुंचेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा किसका होगा, पहले इवेपोरेशन किसका होगा, कौन वोलेटाइल ज़्यादा होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वोलेटाइल ज़्यादा होता है। तो पहले इवेपोरेट होगा कौन, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की फ्यूम्स बनेंगी, फ्यूम्स धीरे धीरे आगे जाएंगे, आगे आपने उस कंडेंसर लगा रखा है, इस कंडेंसर में एक साइड से तो कोल्ड वाटर डाल रहे हो और धीरे धीरे उस कोल्ड वाटर को इसी में कंडेंसर में, कुल मिला के जो गैस है ना, वो गैस को ठंडा करने का ये एक तरीका है कंडेंसर। तो इस कंडेंसर में वो गैस जा रही है, पहले किसकी गैस जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो गैस जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, उसकी ड्रॉप्स बन जाएंगी, धीरे 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 वो कलेक्ट कर लोगे आप। तो पहले किसका फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन मिलेगा, जिसका फ्रैक्शन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका फ्रैक्शन पहले मिलेगा। ठीक है, लिखो, ठीक है। और जो है ये वाला कंपाउंड जो एनिलीन है, एनिलीन हायर बॉइलिंग पॉइंट है, तो धीरे धीरे बाद में उसकी वेपर्स बाद में बनेंगे, बाद में अलग से दूसरे बीकर लगा देना, इसको हटाकर दूसरा राउंड बॉटम फ्लास्क लगा देना। ये क्या हो गया, तो उस केस में हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला बाद में आएगा। ठीक है, सिंपल मेथड है। नेक्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे आते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज तब किया जाता है जब उन लिक्विड कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो काफी कम हो। तो उस केस में क्या करते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर तो क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनेटिंग फनल टाइप का लगा देते हैं। ठीक है, कॉलम्स लगा देते हैं, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स विद पैकिंग ऐसे लिखा हुआ है। क्या किया हम लोगों ने, राउंड बॉटम फ्लास्क में पूरा का पूरा प्रोसेस वही है, बस हम लोगों ने यहाँ पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया। और उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि जो वेपर्स ऊपर जा रही है ना, उसको जल्दी जल्दी ठंडा कर सके, ठंडा जल्दी जल्दी कर सके, है ना, समझना। पहले तो लिखो, केवल मैं यहाँ थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, तुम्हें लिखना भी है थोड़ा थोड़ा, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए, थोड़ा टाइम दोगे तो। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड when the difference in their boiling point is not much। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है पेपर, द मिक्सचर ऑफ द पास थ्रू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम which is fitted on round bottom flask। अरे यार तुम लिख लो यार, इसको फटाफट लिख लो, मैं बोल दूं जिससे कि। हाँ देखो क्या किया, यहाँ पर दो कंपोनेंट है, मान लीजिए दो, क्या बहुत सारे कंपोनेंट है, दो ही का लिए नहीं होता, कई कंपोनेंट्स के लिए भी होता है। ये पेट्रोलियम से पेट्रोल जब सेपरेट करते हैं ना, गैसोलीन वगैरह सब अलग करते हैं, तो ये इसी मेथड से अलग करते हैं। तो यहाँ इस बीकर में, राउंड बॉटम फ्लास्क में, बीकर नहीं बोलूँगा, गलत बोल गया, राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने वो कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, वो मिक्सचर लिया हुआ है, और उनको सेपरेट करना है। हीट किया, हीट करोगे तो वेपर्स तो बनेगी बनेगी, सभी की बनेगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर्स ज़्यादा बनेंगी, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसकी वेपर्स कम बनेगी, लेकिन बनेगी तो सही। तो वेपर्स गई ऊपर। ये कॉलम्स है, कई तरह के कॉलम्स होते हैं, कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरीके से, है ना। तो यहाँ भरी हुई है, इसमें ग्लास बॉल्स भरी हुई हैं, कांच की गोलियाँ भरी हुई हैं, किसी में कई तरीके से बनी हुई इनके डिज़ाइंस देख लेना। तो कुल मिला के ये होता है, जैसे ही वेपर्स ऊपर जाएगी, ग्लास बॉल्स वाला एग्जाम्पल दूंगा, ठंडी होंगी। कौन पहले ठंडा होगा, कौन पहला कंडेंस्ड होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो जल्दी से ठंडी हो जाएंगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो आगे बढ़ती जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी।
तो यहाँ इन ग्लास बॉल्स में से ऊपर 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 पहले वेपोराइज होके कौन निकलेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम था। इससे पहले वाला मेथड में भी यही था, पर वहां बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा था। हम वो इससे पहले वाले मेथड के अंदर ठंडा करने का इतना जुगाड़ नहीं था, बस फटाफट गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो पहले जल्दी से निकल गया, निकलता गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, इवेपोरेशन दोनों का ही हो रहा है, दोनों का इवेपोरेशन हो रहा है, तो उसको ठंडा करने के लिए बीच में थोड़ा टाइम चाहिए। तो यहाँ बीच में जो है ये कंडेंसर जो लगाया, कॉलम लगाया, बस ये यही काम करता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, थोड़ा कम था, वो पहले इवेपोरेट होता गया उसको भी, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो बाद में इसके अंदर बाद में फ्रैक्शन में आएगा। तो पहला फर्स्ट फ्रैक्शन किसका होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले को, उसको भर के बीकर को, इसको फ्लास्क को हटा लिया, फिर दूसरा फ्लास्क लगाया, फिर तीसरा फ्लास्क लगाया, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स को की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट फ्लास्क में आ जाएगी। ये डिफरेंट टाइप के कॉलम्स बता दिए, इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स का यूज़ किया जाता है। क्रूड ऑयल को उससे पेट्रोलियम से हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट अलग करने के लिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं, है ना। लिखने का कुछ नहीं है इसमें, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम ही है एक तरह से, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ही है। यहाँ क्रूड ऑयल पास किया, फर्नेंस लगा हुआ है, फर्नेंस ने उसे हीट किया, खूब गर्म कर दिया अच्छी तरह से, और यहाँ ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसमें टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर, ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो गैसेज होती है ना, वो तो ऊपर चली जाती है, क्योंकि गैसेज का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो ये बिल्कुल 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो ब्यूटेन, ये जो ऑयल वो होता है ना, ये LPG वगैरह जो गैसेज बनती है, वो तो हायर फ्रैक्शंस होता है ना, लो फ्रैक्शन बोलूँगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, ऊपर की ओर बन गई। फिर यहाँ का जो टेम्परेचर है इसके आसपास में जिनका बॉइलिंग पॉइंट था वो मेल्ट हो गए, मतलब यहाँ आ गया पेट्रोल, नेफ्था जिसको बोलते हैं, नेफ्था में और भी कंपोनेंट होते हैं, और थोड़ा सा हाई जिनका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा था, केरोसिन बाद में आती है, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो डीजल वगैरह आ गया, और बॉइलिंग पॉइंट था फ्यूल ऑयल्स आ गया, और नीचे तो कोल टार वगैरह, पैराफिन वैक्स वगैरह रह गया। तो ये तरीका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या मेथड है, तो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने का मेथड है जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी कम होता है। और पहले फ्रैक्शन किसका आएगा, फर्स्ट फ्रैक्शन किसका होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले का फ्रैक्शन पहले आएगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, ये बना लो, थोड़ा सा ये आइडिया रहना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया क्रूड ऑयल में ये आइडिया रहना चाहिए। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। लो प्रेशर पर किस तरह से हम लोग सेपरेशन करते हैं उसको भी समझ लेना। ये मेथड उन कंपाउंड्स के लिए यूजफुल होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा है, और उतने टेम्परेचर पे हीट करने से पहले तो वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को सेपरेट करना हो तो फिर ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं देखो, पहले पढ़ लो। दिस मेथड या दिस टेक्निक इज, ये भी डिस्टिलेशन मेथड ही है, वही कंडेंसेशन वगैरह तो इसमें भी करना है, बस अंतर इतना सा है कि प्रेशर जो था एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर पर हो गया। लो प्रेशर से करने से क्या होगा, लो प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। उतने टेम्परेचर पे तो कंपाउंड टूट रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर ही कम कर दिया। प्रेशर करने पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तो उतने टेम्परेचर पे बॉयल ही नहीं करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर पे बॉयल होगा और आसानी से उसमें डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं वो मॉलिक्यूल। तो लिखा हुआ है दिस टेक्निक इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। जो अपने बॉइलिंग पॉइंट या उससे पहले ही, बॉइलिंग पॉइंट के पर पहुंचने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, उन कंपाउंड्स के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। ग्लिसरीन वगैरह के लिए यूज करते हैं। समझ गए। अब इतना तो आप लोगों को आता होगा या नहीं आता है तो समझ लेना, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। आप बोलोगे लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट करने वाला टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। नहीं, ये तो खैर सिंपल वाली डेफिनेशन है। अगर टेक्निकल डेफिनेशन पे जाए तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, वापस बोलूं, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्चुअली एक्सटर्नल प्रेशर, देखो वेपर प्रेशर की वैल्यू तो फिक्स आएगी कुछ ना कुछ। कोई भी लिक्विड होगा उसके वेपर्स के प्रेशर बनेगा,
उसका वेपर्स का प्रेशर और बाहर का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा, तब वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। मैंने आपको अभी एक्वस टेंशन के क्वेश्चन कराए थे। एक्वस टेंशन में बताया था कि पानी का एक्वस टेंशन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 15 था। अब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है और वेपर्स का प्रेशर बराबर हो जाता है, तब वो बॉयल होने लगता है। लेकिन मान लीजिए एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कम कर दूं पहले से ही, पहाड़ पे ले गए, आते हैं ना क्वेश्चन कि पहाड़ पे है ना पानी आसानी से बॉयल हो जाता है, दाल पकने में टाइम लगता है पहाड़ पे, ऐसे क्वेश्चन मैंने पढ़े हुए हैं। पहाड़ की चोटी पर अगर आप दाल पकाओगे खुले बर्तन में तो उसमें टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? कि वहाँ का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम है, तो जब आप उसे पकाओगे तो वेपर प्रेशर जल्दी से उस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर ही वेपर उस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर पहुँच जाएगा, तो वो बॉयल होने लगेगा। तो जहाँ जो दाल थी अपने यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर हीट करते हैं तब जाके बॉयल हो रही थी, तो हो सकता है वो किसी पहाड़ी की चोटी पे ले जाओगे तो वो 90 डिग्री पे या 80 डिग्री पर ही बॉयल होने लगे, तो पकेगी भी नहीं। प्रेशर कुकर में इतना आसानी से कैसे हो जाता है? प्रेशर कुकर में क्या होता है, आप हीट करते हो तो अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर पर जो होता है अंदर बॉइलिंग होती है। पानी नॉर्मल अगर खुले पानी को आप हीट करोगे तो कितना टेम्परेचर आ सकता है उसका? 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं आ सकता। लेकिन प्रेशर कुकर में जो पानी होगा ना, बॉयल हो रहा होगा जो बिल्कुल गर्म, उसका टेम्परेचर 100 से कहीं ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर प्रेशर कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ भी है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो जाए, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर का पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब देखना, ध्यान से सुनना, यहाँ वो कंपोनेंट है जिसको अगर डायरेक्ट आप गर्म कर दो, यहाँ प्रेशर वेशर हटाने का तरीका बताऊंगा, वैक्यूम किस तरह से किया हुआ है। अगर नॉर्मल मेथड से हीट करते हैं तो टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट के आने से पहले वो डिकम्पोज हो जाता है, वो कंपाउंड आपको मिलेगा ही नहीं, वो कंपाउंड कुछ और में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको बिल्कुल सील पैक कर दिया, इस डिस्टिलेशन मेथड इस को, और यहाँ से ये जो पूरा का पूरा गैस जो है, जितनी भी गैस है, उसको वैक्यूम से बाहर निकाल दिया, जिससे कि यहाँ का प्रेशर कम हो जाए। पूरी गैस तो नहीं, बट वैक्यूम से इसको बाहर निकाल दिया, जिससे कि एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाए। अब यहाँ पर प्रेशर जो है ना, अंदर अंदर प्रेशर कम है, बहुत कम है। बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर नहीं है, अंदर का प्रेशर कम है। अब अंदर प्रेशर कम है तो आप हीट करोगे तो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर पर ही वो डिस्टिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिस्टिलेशन का और प्रोसेस बिल्कुल बस वैसा का वैसा ही है, बस इतना सा करना है कि प्रेशर कम करना है। सारा डिस्टिलेशन तो वही है, वेपोराइजेशन होगा तो यहाँ पानी से ठंडा होगा धीरे धीरे वो यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, फिर दूसरा कंपोनेंट होगा, तीसरा कंपोनेंट होगा, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, लिख लो इसे। ये है रिड्यूस्ड प्रेशर पर डिस्टिलेशन किया जाता है किस तरह से, फटाफट लिख लो। नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन भी वैसा ही है डिस्टिलेशन, पर उन कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है जो स्टीम वॉलेटाइल हो। हाँ, भाप के साथ ही वॉलेटाइल हो जाए लेकिन वाटर में इंसॉल्युबल हो। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जो स्टीम वॉलेटाइल हो और वाटर में इंसॉल्युबल हो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है, अभी इसको डायग्राम को देख के समझा दूंगा बिल्कुल। हाँ, तो पहले तो लिख लो, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपाउंड्स। डिस्टिलेशन लिक्विड्स के लिए यूज होता है। द कंपाउंड्स आर स्टीम वॉलेटाइल एंड इंसॉल्युबल इन वाटर लाइक एनिलीन वाटर मिक्सचर। ये तो मैंने 2 बार लिख दिया, अरे मिट रहा क्यों नहीं है? हाँ, सुनना जरा, इसको देखो थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ तो केवल पानी भरा हुआ है ना, यहाँ केवल पानी है, और ये थोड़ा सा सेफ्टी ट्यूब वगैरह लगा होती है, ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो उसको निकाल दिया जाता है। तो उसको हीट किया है ना, भाप बनेगी, स्टीम बनेगी, स्टीम जाएगी आगे की ओर। और यहाँ वैसे इसमें हीट करता हुआ दिखा दिया, कई जगह यहाँ हीट नहीं किया जाता,
डायरेक्ट स्टीम से वोलेटाइल किया जाता है। इसमें हीट कर भी दिया तो हो सकता है डिफरेंट कंपोनेंट के लिए ये मेथड यूज़ कर लेते हैं, ये दिखा दिया है इन्होंने। स्टीम गई, यहाँ पर वो कंपोनेंट से मान लीजिए 2-3 तरह के लिक्विड्स हैं, उनको सेपरेट करना है, ठीक है, A B C तरह के लिक्विड्स हैं, उनको सेपरेट करना है। तो यहाँ ए कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो स्टीम के जो टेम्परेचर है उसी से वोलेटाइल, मतलब स्टीम के साथ ही क्या होगा, वोलेटाइल होगा, उसकी भाप बनेगी, उसके वेपर्स बनेगी। तो स्टीम के साथ वो वेपर्स बनेगी, यहाँ स्टीम भी होगी, उसकी उस पर्टिकुलर कंपाउंड की वेपर्स भी होगी। आप आगे गया, आगे उसको आपने कंडेंस किया, ठंडा करते ही यहाँ पर वो कंपाउंड जो स्टीम के साथ वोलेटाइल हुआ था लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, वो कंपाउंड यहाँ पर कंडेंस होके आ गया। यहाँ आपको 2 लेयर्स दिख रही होगी, स्टीम भी तो ठंडी होगी, भाप भी तो ठंडी होगी तो पानी भी कंडेंस होता जाएगा, और वो पर्टिकुलर लिक्विड जो है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे या जिसको आप निकालना चाहते थे, सेपरेट करना चाहते थे, वो भी यहाँ आ गया। अब ये दोनों लेयर्स को आप सेपरेटिंग फनल से अलग कर लो। सेपरेटिंग फनल में 2 अलग अलग लेयर्स हैं, पानी में डिसॉल्व तो हो नहीं रहा वो, तो जो कंपाउंड्स है वो अलग हो जाएगा, पानी जो होगा वो अलग हो जाएगा सेपरेटिंग फनल से, ठीक है। ये मेथड जो होता है वो स्टीम डिस्टिलेशन का मेथड है। एनिलीन को इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और कंपोनेंट्स हैं एनिलीन के साथ कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनको स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से ही सेपरेट किया जाता है। पानी के अंदर क्या होता है, वो आसानी से एच बॉन्डिंग भी कर लेता है एनिलीन, इसलिए स्टीम वोलेटाइल होता है, ठीक है। लिखो इसे, फटाफट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं डिस्टिलेशन के बाद में, यहाँ तक तो लिखो, डायग्राम्स तो बनाने की ज़रूरत है नहीं, वो तो PDF देख लेना आप लोग। नेक्स्ट फोर्थ आ गया, डिस्टिलेशन के बाद में फोर्थ मेथड है एक्सट्रैक्शन। किस तरह से, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं वो सभी सॉल्वेंट में इक्वली डिसॉल्व नहीं होते। मान लीजिए ए कंपाउंड, A और B 2 कंपोनेंट्स हैं, और इन कंपोनेंट्स ये मिक्सचर बना हुआ है, इनको सेपरेट करना है। तो इसमें आपने एक सॉल्वेंट डाल दिया, 2 सॉल्वेंट डाल दिया डिफरेंट टाइप का, या एक सॉल्वेंट डाल दिया, जैसा भी है। तो इस सॉल्वेंट में B कंपाउंड हो सकता है ज़्यादा डिसॉल्व हो और A कंपाउंड कम डिसॉल्व हो। दूसरा भी सॉल्वेंट डाला हुआ है, हो सकता है A उसमें दूसरे सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व हो, B पहले को सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व हो, और उन सॉल्वेंट को बहुत इजीली अलग किया जा सकता हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखो लिखा हो, पहले तो लिख लीजिए, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। हाँ, दोनों कंपोनेंट लिए, मान लीजिए ये ऑर्गेनिक, ये वाटर की लेयर है, मान लेते हैं, समझना, यहाँ पर A और B 2 कंपोनेंट है, यह पानी की लेयर है, उसका सॉल्यूशन बना रखा है आपने पानी में, दोनों मान लो पानी में डिसॉल्व होते हैं। लेकिन A वाला कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, खूब डिसॉल्व हो जाएगा, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। तो आपने क्या किया, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया ऊपर, जो वाटर के साथ सॉल्युबल तो होगा नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो वाटर के साथ तो सॉल्युबल हुआ नहीं, ये दोनों की लेयर्स अलग अलग बन गई। अब ये जो A कंपोनेंट है इसको शेक किया, फिर ये सेपरेटिंग फनल है ना, इसको शेक किया अच्छी तरह से हिला दिया। तो ऐसा शेक करने से क्या होगा, A वाला कंपोनेंट जिसकी सॉल्युबिलिटी इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा थी, उसका जो पोर्शन है वो धीरे धीरे इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाएगा। यहाँ इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये A वाला जो कंपोनेंट है जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा आसानी से डिसॉल्व होता था, वाटर में कम डिसॉल्व होता था, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छी तरह शेक कर दिया, फिर उसको रुकने दिया, और फिर ये 2 अलग अलग लेयर्स हैं, नीचे से आपने ये वॉल खोल दिया, खोलने से पानी नीचे आ गया, और जैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनिक लेयर आती है उसको वापस बंद कर दिया जाता है, तो पानी अलग चला गया, वो सॉल्वेंट अलग हो गया। जो पानी था उसमें A कंपोनेंट और था, पानी मतलब ये नीचे वाला जो सॉल्यूशन निकला है उसमें A कंपोनेंट था थोड़ा कम अमाउंट में, फिर उसको वापस यही वाला प्रोसेस किया, उसको वापस लिया और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, फिर उसको शेक किया, शेक करने के बाद में कुछ A का कुछ कंपोनेंट और आया होगा, फिर वही प्रोसेस किया। ऐसा प्रोसेस कई बार करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, B तो वाटर में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल तो था नहीं,
ए वाला सॉल्युबल था तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक जो पार्ट था उसमें ए कंपोनेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। दोनों को बार बार अलग करते ही आ रहे हो, फिर फाइनली कोई और मेथड से, सेपरेशन मेथड से अलग कर लो, इवेपोरेशन से अलग कर लो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से उस ए कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है। ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कहा जाता है इसे। बहुत सिंपल सा मेथड है, ये मैंने किया भी है लैब में। मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन डिज़ोल्व किया था इससे। वाटर में आयोडीन डिज़ोल्व नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड में बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन था, वाटर में आयोडीन कम डिज़ोल्व हो रहा था, ऊपर डाल दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और शेक किया तो आयोडीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में चला गया और वॉयलेट कलर की लेयर बन गई। फिर उसको भी कई बार करके सेपरेट करके निकाला गया। चलो तो लिख लो इसको, तो डायग्राम तो क्या बनाओगे तुम। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, क्रोमेटोग्राफी। अगला पॉइंट है क्रोमेटोग्राफी। कोशिश मेरी रहेगी जल्दी 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 चीज़ों को बताना हूँ। डिटेल में पढ़ना है तो एनसीईआरटी में भी डिटेल में नहीं दिया है। क्रोमेटोग्राफी पढ़ाने बैठे तो ये मान लीजिए 5-7 घंटे गए। कई तरह की क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटो वर्ड कलर से आया है, कलर्स की ग्राफिक है, ये कलर्स का ग्राफिक है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिनसे जनरली डाइज जो होती है कलरफुल कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता था स्टार्टिंग में। आजकल तो हर तरह के कंपाउंड्स को, कई तरह के कंपाउंड्स को सेपरेट क्रोमेटोग्राफी मेथड से किया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को समझ लेने हैं, एनसीईआरटी में भी हैं वो पॉइंट्स, और उसके क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। उन्हीं पॉइंट्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये पहले लिख लो आप लोग कितने तरह की क्रोमेटोग्राफी है। ये सारी इतनी नहीं है, 4 ही तरह की नहीं, और भी होती है, तो मैंने 4 ही ली हैं। फटाफट लिख लो इसे। लिख लिया होगा। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी, थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा, आइडिया लग जाएगा आपको किस तरीके से सेपरेशन में यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ सेपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ आइसोलेशन में भी किया जाता है, मतलब वो तो खैर एक ही बात हो गई। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ आइडेंटिफिकेशन में भी किया जा सकता है कि उस कंपाउंड में या उस मिक्सचर में कौन कौन से कंपाउंड हैं, उसमें भी यूज़ किया जाता है। यहाँ 4 तरह की क्रोमेटोग्राफी ली है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसे टीएलसी भी कहा जाता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी ली है, गैस क्रोमेटोग्राफी मैंने पढ़ाया नहीं है, यहाँ पे केवल नाम लिख दिया। गैस क्रोमेटोग्राफी गैसेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक मेथड होता है। ठीक है, अभी हम लोग केवल 3 क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, फर्स्ट कॉलम, फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ कुछ पहले टेक्निक्स के बारे में बात की गई है। जो क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है उसका जो बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि ए और बी 2 कंपोनेंट थे एक मिक्सचर के अंदर, एक सॉल्वेंट में ए ज़्यादा डिजोल्व होता है और बी कम डिजोल्व होता है, उसके बेसिस पे सेपरेशन कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं होती, यहाँ एडजॉर्बेंट पर एब्जॉर्प्शन कितना अच्छा होता है, एडजॉर्प्शन कितना अच्छा होता है उसके बारे में बात होती है। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट का मतलब जैसे सिलिका जेल है, सिलिका जेल पर कुछ चीज़ का एडजॉर्प्शन हो जाता है, एडजॉर्प्शन समझते होंगे आप लोग। तो ए कंपोनेंट का डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन थोड़ा कम है, बी कंपोनेंट का डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा है, तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पर भी हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एडजॉर्प्शन डिफरेंट होने के कारण हम क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ कर लेते हैं। लिख लीजिए पहले क्या लिखा हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर एडजॉर्ब्ड ऑन एन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज। तो डिफरेंट डिग्रीज पर उनका एड्जॉर्प्शन होता है, इस ये बेसिक प्रिंसिपल इसका होता है। यहाँ कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका यूज़ बार बार में आता है, वो मैंने पहले से ही लिख दिया है। फर्स्ट है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब रुकी हुई फेज ना, तो रुकी हुई फेज क्या होती है, यहाँ एड्जॉर्बेंट होता है जिस पर हम लोग वो कंपोनेंट यूज़ करते हैं। अभी मैं जो तरीका बताऊंगा उसको देखते समझ में आ जाएगा। एड्जॉर्बेंट होता है, जनरली सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल का भी यूज़ किया जाता है कई बार। एक मूविंग फेज होती है, मूविंग फेज बोल देते हैं या मोबाइल फेज बोलते हैं। मोबाइल फेज में उस कंपोनेंट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, उस कंपोनेंट को, किस कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। इस सॉल्वेंट को तो इल्यूट कहा जाता है, इल्यूट। ठीक है, और ये पूरा जो है ये मोबाइल फेज होती है जो चलायमान होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है।
तो हम फर्स्ट लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। केवल डायग्राम्स में आपको से बताने की कोशिश करूंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उन कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है। फर्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ये डायग्राम बना है, सुनना ध्यान से। मान लीजिए ए और बी दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि एक साथ मिले हैं, उनको सेपरेट करना है हमें। उसको डिसॉल्व किया किसी सुटेबल सॉल्वेंट में, दोनों को उस मिक्सचर को डिसॉल्व किया किसी सुटेबल सॉल्वेंट में, इल्यूट में। ये मोबाइल फेज बन गई। अब एक कॉलम है पहले से, इस कॉलम में सिलिका जेल भरा हुआ है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इस वाइट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहां सिलिका जेल भरा हुआ है, जेल बिल्कुल ठोस भरा हुआ है। ये कांच की ट्यूब है, बड़ी सारी कॉलम है, 1 मीटर के करीबन इतना बड़ा ट्यूब है, और उस ट्यूब में सिलिका जेल भरा हुआ है, बिल्कुल अच्छी तरह से दबा के उसके पार्टिकल्स हैं। अब सिलिका जेल पर क्या होता है, जैसे सिलिका जेल का जो पार्टिकल है उसकी सरफेस पर ये कंपोनेंट एडजॉर्ब हो जाते हैं। एडजॉर्प्शन का नेचर होता है इनमें, कोई ज्यादा और कोई कम। ठीक है, तो हम लोगों ने उस सॉल्यूशन को ऊपर से डाल दिया, यहाँ ट्यूब में सॉल्यूशन भर दिया। वो धीरे धीरे वो सॉल्यूशन नीचे की तरफ जाएगा और बह के बाहर निकलेगा, यही होगा। अब ए और बी कंपोनेंट भी धीरे धीरे इस सिलिका जेल में बहते हुए रिसते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। अब यहाँ जैसे जैसे सॉल्यूशन नीचे की तरफ बह रहा है, दो अलग अलग जो कंपोनेंट्स है वो दिखाई देने लगे, और टाइम हुआ वो कंपोनेंट और नीचे गए, वो और सेपरेट हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो आगे की तरफ कंपोनेंट है, ये मूविंग फेज है ना, मूविंग स्टेशनरी फेज कौन सी है, जो हमेशा रुकी हुई है, वहां पर भरा हुआ है सिलिका जेल, वो तो स्टेशनरी फेज है। और मूविंग फेज कौन सी है, वो सॉल्वेंट जो धीरे धीरे उनको बहा के नीचे ले जा रहा है। ठीक है, तो यहां ये दो कंपोनेंट जो था ए और बी कंपोनेंट, उसमें जो आगे निकल गया उसका एड्जॉर्प्शन थोड़ा कम है, उसका डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन कम है। और जो पीछे रह गया, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है ना, पीछे रह गया बहता हुआ, नीचे नहीं आ पाया इतना, उसका एड्जॉर्प्शन थोड़ा ज्यादा होता है ना। जो सिलिका के जो जेल है, सिलिका जेल के उसकी सरफेस पर उनकी बाउंड होने की जो टेंडेंसी है वो किसकी ज्यादा है, ये ब्लू वाले की ज्यादा है। मान लीजिए ये ए कंपोनेंट है और ये बी कंपोनेंट है, तो बी का डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा है और ए का डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, धीरे धीरे वो आप डालते गए और सॉल्यूशन डालते गए, सॉल्वेंट डालते गए, सॉल्वेंट के साथ में वो रिश्ता हुआ नीचे तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट से नेक्स्ट स्टेप में ये जो रेड वाला कंपोनेंट है वो बह के नीचे की तरफ निकल गया, आपने बीकर में इकट्ठा कर लिया, उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में इकट्ठा कर लिया और डालते गए, है ना। ये ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में हो जाता है, कई दिन लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर। डालते गए एक एक ड्रॉप टपक रही है नीचे की तरफ। तो ये वाला कंपोनेंट जब आएगा तो नॉर्मल बीकर रख लिया, और जैसे ही साफ दिखाई देगा, क्रोमेटोग्राफी में कलर दिखाई देते हैं साफ उन कंपोनेंट्स के, तो जैसे ही ये ब्लू वाला कंपोनेंट, जब बी वाला कंपोनेंट आया तो फिर नया एक फ्लास्क रख लिया और बी कंपोनेंट को अलग फ्लास्क में इकट्ठा कर लिया। तो क्या कॉन्सेप्ट था कि ए और बी सिलिका जेल के जो पार्टिकल्स हैं उनकी सरफेस पर एड्जॉर्ब होते हैं, उनसे बाउंड होते हैं, चिपक नहीं जाते, बाउंड होते हैं। कोई धीरे धीरे फिसल के आगे निकलता है, कोई तेजी से फिसल के आगे निकल जाता है। जो तेजी से फिसल के आगे निकल गया, रेड वाली, उसका डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन कम था, और ये जो ब्लू वाला था उसका डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा था। वो चिपका रहा मॉलिक्यूल से ज़्यादा देर तक, इसलिए लेट बाद में वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आया है। ये मेथड होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कई कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक साथ एक ही कॉलम के अंदर कई कंपोनेंट्स भी एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कुछ नहीं लिखा इसके बारे में मैंने, बस इसे समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आते हैं टीएलसी। टीएलसी में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी समझना। पहले तो इसके बारे में समझ लो। ये बीकर है, वैसे छोटा भी लिया जाता है, बड़े बीकर भी होते हैं, इतने बड़े बड़े बीकर भी होते हैं। यहाँ एक ग्लास की एक स्लाइड है, ग्लास की स्लाइड, छोटी स्लाइड नहीं, बड़ी स्लाइड है, हाँ, इतने साइज की करीबन इसमें स्लाइड है ग्लास की।
उस ग्लास की स्लाइड पर सिलिका जेल की एक लेयर, बिल्कुल पतली सी लेयर उस पर जमा दी गई। एक प्रैक्टिकल किए हैं हम लोगों ने और ग्रेजुएशन लेवल पे भी करवाए जाते हैं, है ना। वापस बोलता हूँ, उस ग्लास की प्लेट पर आपने एक सिलिका जेल की एक थिन लेयर, एक पतली सी लेयर उस पर पहले तो उस पर क्या कर दी, एक लेयर चढ़ा दी, फिर उसको सुखा दिया, फिर उस पर लेयर चढ़ा दी, बिल्कुल बारीक से लेयर होते हैं, वो सारा डिटेल में नहीं जाना है। फिर उसको अच्छी तरह से सुखा दिया। अब क्या किया, यहाँ पे उल्टा काम करते हैं। वहाँ तो मूविंग फेज ऊपर से डालते थे तो धीरे धीरे मूव करके नीचे की तरफ जाती थी, है ना, ग्रेविटी के कारण। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ अब हम लोगों ने उस ये जो सिलिका, सॉरी वापस बोलता हूँ, ये जो आपने स्लाइड ली थी, उस स्लाइड पर वो कंपोनेंट का जो मिक्सचर था वो डाल दिया। यहाँ पर मान लीजिए ये जो स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है उसमें ए और बी दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट का मिक्सचर है, वो हमें उन्हीं को अलग करना है उस मेथड से। तो ये एक इस जगह हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन बनाई, बिल्कुल छोटी सी बारीक सी लाइन बनाई और वो स्पॉट यहाँ डाल दिया हम लोगों ने। ए बी का जो मिक्सचर है उसको यहाँ रख दिया गया, एक ड्रॉप लगा दी गई, एक पॉइंट लगा दिया गया। अब इसे यहाँ सॉल्वेंट भरा हुआ है, इल्यूट भरा हुआ है, उस सॉल्वेंट में डिप कर दिया गया, ऐसे खड़ा कर दिया गया। ये सॉल्यूशन धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा और ऊपर चढ़ेगा। जैसे फिल्टर पेपर को पानी में डुबोगे तो फिल्टर पेपर में पानी ऊपर चढ़ जाता ना सही फन से, उस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो ऊपर की ओर चढ़ेगा, सॉल्वेंट ऊपर की ओर चढ़ेगा। अब इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके ए और बी कंपोनेंट ऊपर की ओर आएंगे, ठीक है। ये ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट धीरे 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 ऊपर की ओर चढ़ने लगेंगे। जिसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है वो नीचे रह जाएगा। जिसका एड्सॉर्प्शन सिलिका जेल, इस पे सिलिका जेल चढ़ाई हुई है ना आपने पूरी लेयर, पूरी इस पे प्लेट पर, जिसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा वो सिलिका जेल के मॉलिक्यूल से बाउंड रहेगा ज्यादा देर तक, तो पीछे रह जाएगा। और जिसका एड्सॉर्प्शन कम होगा, जो ज्यादा सोल्यूबल होगा, वो फटाफट 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 ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ ये ब्लू कंपोनेंट तो ए है और रेड वाला कंपोनेंट बी है। ये जो ब्लू कंपोनेंट है वो ऊपर निकल गया, मतलब इसका एड्सॉर्प्शन थोड़ा सा कम होता है सिलिका जेल पर और इसका एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है, इसलिए नीचे की तरह रह गया। दोनों कंपोनेंट्स को आपने अलग कर लिया, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, ये दो कंपोनेंट अलग हो जाते हैं। अच्छा, अब इन कंपोनेंट्स को पहचान भी लिया जाता है कि कंपोनेंट्स कौन से हैं। ये एक RF वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हर कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होती है, हर डाइज के लिए अलग अलग होती है। लिखो, यहाँ तक तो लिख लो। अगले पेज पे चलता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ तो रेड को ऊपर ले लिया, पिछले वाले में रेड नीचे था, चलो उससे ये थोड़ा इंडिपेंडेंट है। अगला ये जो डायग्राम है वो इंडिपेंडेंट है। RF वैल्यू क्या होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ तक आपने स्पॉट लगाया था उस कंपाउंड का, उस कंपाउंड में ए और बी दो कंपोनेंट थे, रेड और ब्लू के चक्कर में मत पड़ना भी। ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट अलग अलग हो गए एक टाइम पीरियड पर, और यहाँ तक सॉल्वेंट पहुँच गया, यहाँ तक। तो मान लीजिए सॉल्वेंट 1 यूनिट कवर की है, सॉल्वेंट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है, और इन दोनों कंपोनेंट्स ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है। इसने केवल 0.4 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है, रेड वाले ने 0.8 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है। तो रेड वाले का जो RF वैल्यू होगी, RF वैल्यू है क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना भी किया हो, मीटर्स में, मीटर में तो खैर नहीं होता है, सेंटीमीटर्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो RF वैल्यू कहलाता है, रिटार्डिंग फैक्टर। रिटार्डिंग फैक्टर, वापस बोलूंगा, ये जो यहाँ जो ब्लू पॉइंट लगा हुआ है 0.4 यूनिट तक तो ऊपर चढ़ा, और सॉल्वेंट कितना चढ़ा था 1 यूनिट, तो 0.4 उसकी RF वैल्यू हो गई, ब्लू वाले की RF वैल्यू 0.4 हो गई। रेड वाला जो कंपोनेंट है या जो भी डाई है, जो भी कलर वाला का कंपाउंड है, उसका 0.8 यूनिट वो ऊपर चढ़ा है, और 1 यूनिट जो है वो सॉल्वेंट ऊपर चढ़ पाया। सॉल्वेंट तो ऊपर भागेगा तेजी से, सॉल्वेंट थोड़ा ना एड्सॉर्ब हो रहा है, ये दोनों एड्सॉर्ब हो रहे हैं, ये पीछे रह जाता है। तो उनकी इसकी RF, रेड वाले की RF वैल्यू जो होती है 0.8 आती है। ये RF वैल्यू हर कंपाउंड के लिए फिक्स होती है, सभी की RF वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। RF वैल्यू वैसे तो और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पर यहाँ मैं कुछ फैक्टर्स बता रहा हूँ किन पे RF वैल्यू डिपेंड करती है, किस तरह से डिटरमाइन करते हैं वो तो बता ही दिया। RF वैल्यू किस पे डिपेंड करती है वो आप लिख सकते हैं।
सभी की आर एफ वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। आप ज़्यादा देर तक चढ़ाओगे तब भी वो रेशो फिक्स ही रहेगा। ये जो रेशो है, आपने 10 मिनट लगाया है तो सॉल्वेंट यहाँ तक गया, ये कंपाउंड यहाँ तक पहुँचा। आपने 2 घंटे तक लगाया तो सॉल्वेंट और ऊपर चढ़ जाएगा, तो लेकिन ये रेशो फिक्स रहेगा। ये आर एफ वैल्यू की वैल्यू जो है, आर एफ वैल्यू वो फिक्स रहती है। तो ये किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है वो आप लोग लिख लीजिए। एक एड्जॉर्बेंट कैसा है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, मोबाइल फेस कैसी है, एक्टिविटी कैसी है, उस पर जो आपने लेयर चढ़ाई है वो कितनी मोटी चढ़ा दी है, वो सब पे डिपेंड करता है। ये छोटे मोटे फैक्टर्स हैं, इन सब पे डिपेंड करता है कि आर एफ वैल्यू जो है वो क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जैसी ही है, बिल्कुल सेम है। बस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में तो आपने ग्लास प्लेट पर आपने सिलिका जेल की वो एक लेयर चढ़ाई थी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग डायरेक्ट फिल्टर पेपर का यूज़ कर लेते हैं। फिल्टर पेपर पे ही वो स्पॉट लगा देते हैं और पानी में डुबो देते हैं, तो पानी ऊपर सॉल्वेंट में डुबो देते हैं, सॉल्वेंट ऊपर चढ़ता जाता है, उनके साथ वो कंपोनेंट भी ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो ये फिल्टर पेपर का यूज़ कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप के फिल्टर पेपर्स होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखो, ये ब्लॉक है जिसमें आपने सॉल्वेंट भरा हुआ है, यहाँ एक पेपर को लटकाया हुआ है और पेपर पे पहले से कोई स्पॉट डाल दिया था स्टार्टिंग में। यहाँ तो एक में ही दिखाया हुआ है, यहाँ पे कई अलग अलग डाइज के बारे में दिखाया हुआ है, कौन किस तरीके से ऊपर जाती है, लेकिन उसके बारे में छोड़ो आप। यहाँ पे 3 स्पॉट लगाए होंगे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। उस स्पॉट में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट थे, जैसे इसमें 4 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, इस वाले में 3 दिखाई दे रहे हैं, इसमें अभी बताता हूँ। चलो पहले तो 3 कंपोनेंट वाले की बात करता हूँ। स्टार्टिंग में आपने ओरिजिन लाइन जो है उस पर आपने वो मिक्सचर, वो जो कंपाउंड है ABC 3 तरह के कंपाउंड उस मिक्सचर में है, उसका एक सॉल्यूशन बनाया और उसकी एक ड्रॉप, एक स्पॉट बना दिया यहाँ लाइन पर, 0 लाइन पर। ये ओरिजिन लाइन है। फिर उस लाइन को आपने डिप किया इस तरीके से सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट ऊपर चढ़ा यहाँ तक पहुँच गया। उसके साथ उसमें 3 कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, सेपरेट हो गए। ठीक है, सबकी आरएफ वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे दिखा रखा है कि सॉल्वेंट तो 10 सेंटीमीटर चढ़ा, ये ब्लू वाला पॉइंट जो है 8 सेंटीमीटर चढ़ा, ये पर्पल कलर वाला जो डाई थी वो 6 सेंटीमीटर चढ़ी है, रेड वाली जो था वो 2 सेंटीमीटर है। तो सबका आरएफ वैल्यू, इसका 0.8 आएगा, इसका 0.7 आएगा, इसका 0.2 आरएफ वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तो एक ही स्पॉट की बात हो गई। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स लिए, मतलब डिफरेंट टाइप के मिक्सचर लिया जो नेचर में मिलते हैं उनसे, और उनका एक एक स्पॉट यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। उस केस में क्या हुआ, इसमें तो 4 कंपोनेंट थे, इसमें 3 कंपोनेंट थे, इसके अंदर भी 3 कंपोनेंट है। तो इसमें देखो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट सेम है, ये वाला कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट सेम है, आरएफ वैल्यू सेम आ रही है। इसकी और इसकी आरएफ वैल्यू सेम आ रही है, रेड वाले की और रेड वाले की आरएफ वैल्यू सेम आ रही है, इस ब्लू वाले की और इस ब्लू वाले की आरएफ वैल्यू सेम आ रही है। तो पता पड़ जाता है कि उस कंपाउंड में कितने कंपोनेंट्स थे, ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है, सबकी आरएफ वैल्यू पता कर जाती है, इस तरह से सेपरेशन भी हो जाता है। तो ये मेथड्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी के। गैस क्रोमेटोग्राफी में भी गैसेस को भी अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल समरी मैंने आपको बताई है, प्योरीफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो ये आप लोग पढ़िएगा, ओके। और होमवर्क अब ये है कि जितना भी कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया गया है वो आप लोगों को रीड करना है, और स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का मॉड्यूल मैं काफ़ी दिनों पहले से देता आ रहा हूँ, उसे कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज 1, 2, 3 कंप्लीट कर लो। ठीक है, यहाँ तक कि डीपीपी कुछ ज़्यादा नहीं है, या 1 या 2 डीपीपी होंगी, मैंने पढ़ाया इतने लेक्चर्स में है, बट 1 या 2 डीपीपी होंगी, वो डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, बाय।